एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। दुआओं के साथ इतवार का दिन जो है उसका हमने आगाज़ किया है। इसी तरह अपने घरों में जब सुबह उठें अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने लिए दुआ करें, अपने आसपास लोगों के लिए दुआ करें, क्योंकि जब हम अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं या दिल से किसी को दुआ देते हैं, आप यकीन करें हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। अच्छा, मौसम आज का कोई बड़ा ज़बरदस्त मौसम था। जब मैं सुबह सुबह उठ के आई और रास्ते में जब मैं आ रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो आ रही थी और एक मज़े का मौसम लग रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि जब कराची का मौसम अच्छा होता है ना, तो कराची वाले बड़े जिंदा दिल लोग हैं। इतने जिंदा दिल लोग हैं कि हल्की सी बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई, हल्की सी ठंडी हवा चली, हल्का सा अच्छा सा मौसम हुआ तो कराची वाले खुश हो जाते हैं। कराची वाले बड़े जिंदा दिल लोग हैं और फिर वो अपनी फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ आउटिंग पे निकल जाते हैं। और होना भी यही चाहिए, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी है बहुत छोटी, कुछ पता नहीं है। एक बड़ी चीज़ ये है कि पहले होता था कि भाई कोई एक एज होगी, बूढ़े होंगे, बीमारी लगेगी, फिर मर जाएंगे। और अब आप देखें कि जवान लोग भी पता ही नहीं चलता कि एक दिन पहले अगर आप मिले तो बहुत अच्छे तरीके से मिले और दूसरे दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो दुनिया में नहीं रहे। तो जितनी भी ज़िंदगी है हंसी खुशी गुजारें, अच्छे से गुजारें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, मोहब्बत करें, प्यार बांटें, ताकि आपके जाने के बाद ज़्यादा नहीं तो चार लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। इसी के साथ साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। अगर आप स्पोर्ट्स से, क्रिकेट से आपका लगाव है, मोहब्बत है, प्यार है, जो वर्ल्ड कप गुजरा है इसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बात, कुछ सवाल करना चाहें तो उसके लिए भी आप हमारे शो में कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो आज हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, तो वो आपको प्रॉपर जवाब दे सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इरफान रोशन साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये आपको तो बड़ा दौर बिजी रहा है क्योंकि जब क्रिकेट का एक दौर शुरू होता है तो फिर आप लोग भी बड़े मसरूफ हो जाते हैं। तो किस तरह का वो टाइम गुजरा आपका? टाइम बस यही है कि सारी चीज़ों को एक तो फॉलो करना होता है, प्लस चैनल्स पे बैठ के आपको पता है हमें अपने तजज़िये पेश करने होते हैं। और वर्ल्ड कप फाइनल बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। पूरे पाकिस्तानी कौम की एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला। इंग्लैंड ने मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा खेला, क्योंकि एज अ बॉलिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा कंटेन किया, रन्स नहीं दिए थे, तो डिजर्विंग टीम थी उनकी और वो जीते। लेकिन ये कि वन साइडेड मैच नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है ना कि फाइनल्स जो होते हैं, सेमीफाइनल्स, वो वन साइडेड हो जाते हैं। हाँ। जैसे जैसे आपने वो इंडिया और उसका देखा होगा मैच, इंग्लैंड का, वो सेमीफाइनल वन साइडेड था, उसके अंदर कोई अट्रैक्शन ही नहीं थी। हाँ, हम एज अ पाकिस्तानी हम खुश हो रहे थे कि इंडिया की टीम को मार पड़ रही है, वो पिट रहे हैं, उनके बॉलर्स विकेट नहीं ले पा रहे, और उनके ऊपर एक ऐसा टाइम आ गया क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो खेलेंगे ना वर्ल्ड कप फाइनल। बहुत ज्यादा बड़े बोलने का उन्हें शौक है, और उन्होंने इस बार दोबारा से अपनी मुंह की खाई, और हम चले गए फाइनल में। कहाँ हम बाहर होते दिखाई दे रहे थे और फाइनल में आ गए। तो दुआएं भी थी, प्लस जो है लक बहुत ज्यादा था। अच्छा, हम लोगों का ये क्यों होता है कि जब आप अगर फाइनल तक पहुंच जाते तो हमारा एक ही होता है कि दुआएं और लक ही है और इसीलिए ये हुआ है, वरना क्या हमारी टीम में अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना कि वो खेल नहीं सकते? कि हम लोग जब भी कोई बात होती है, ये तो दिल दुखाने वाली बात है ना कि दुआएं, अवाम की दुआएं और ये लक था, अल्लाह ने सिर्फ साथ दिया। अल्लाह तो खैर हमारे, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा मानना ये है कि हमारी जिंदगी में जो भी हम किसी किस्म का भी मैदान अगर मार लेते हैं या जीत लेते हैं तो उसमें अल्लाह की मदद होती है। ये तो हमारा मानना है। पर उसके साथ जो ये दूसरी बातें होती है कि अवाम की दुआएं और लक, इससे तो टीम को बड़ा डिसहार्ड नहीं होते होंगे कि यार हमारी कोई एफर्ट्स ही नहीं है? नहीं, लकी कहेंगे ना, क्योंकि देखे ना, जिम्बाब्वे तक ने हमें मैच मार दिया था, सही है, 130, हम उसके ऊपर चेज नहीं कर सके थे। तो और कहाँ पे ये सबसे पहले बाहर होने वाली टीम में पाकिस्तान के नाम आ रहा था कि यार ये बाहर हो जाएंगे। बस उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सबसे बड़ा जो एक जिसको मैं कहूँगा मिरेकल हुआ था, वो नेदरलैंड ने जो साउथ अफ्रीका को मारा, जो कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये भी हो जाएगा। तो वो हुआ इस तरह पाकिस्तान की, फिर जगह बन गई सेमीफाइनल्स में, फिर वो फाइनल खेल गए। तो खैर अच्छा हुआ वर्ल्ड कप, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों को इन्हें ना बेटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी। हम देखें सेमीफाइनल भी खेल जाते हैं, फाइनल में भी आ जाते हैं, लेकिन हम फाइनल हार जाते हैं। यही हमने किया था एशिया कप में भी, यही इंग्लैंड से हमारी जो सीरीज हुई थी पिछले दिनों, तो उसमें भी हमारे साथ ये काफ़ी प्रॉब्लम्स रही थी। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो इनका इशू है वो ये है कि ओपनिंग पेयर, ओपनिंग पेयर आपका जो है उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा ख़राब था। अच्छा, यही है। और वो जो दोनों प्लेयर्स हैं बेसिकली वो वनडे के प्लेयर्स हैं जिनको आप T20 खिला रहे हैं। रिजवान नो डाउट चले उनको आदमी ना बोले, क्योंकि रिजवान ने
पिछले साल बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। स्ट्राइक रेट भी हमारी टीम में जो है उनका और प्लेयर से बहुत अच्छा है। वैसे बाबर आजम के ऊपर बोल सकते हैं कि बाबर आजम को जो है ना 2 डाउन, मैं बहुत दफ़ा बोला है कि 2 डाउन उनको आना चाहिए, और जो अच्छे प्लेयर्स हैं आप उन्हें ऊपर चांस दें। जैसे हारिस है, एक नया लड़का है, बहुत अच्छे फाउंड है आपके लिए, और हारिस में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो असल में नंबर उनका बनना चाहिए ओपन के लिए। बाबर आजम को 2 डाउन अगर हजम नहीं हो तो फिर 1 डाउन आ जाए एटलीस्ट। लेकिन पीसीबी के जो चेयरमैन साहब हैं उनको भी बहुत कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि देखें 22 करोड़ आवाम की सबकी एक्सपेक्टेशन होती है, और सब इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे होते हैं कि यार आप ये गलत कर रहे हैं कि आपने उनको अगर बिठाया ओपन करा रहे हैं आप, तो किस बेस पे करा रहे हैं। कोई या तो फिर वो पिछले दिनों नंबर 1 बैट्समैन थे, वो इस वजह से थे, या वो अपने रन्स के लिए खेलते हैं जो कि पूरी कौम को दिखता है। यही वजह है जो नीचे के हमारे कितने भी अच्छे आप प्लेयर्स खिला लेंगे, नीचे वालों का इतना बड़ा मसला नहीं। जो हम आए दिन मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे होते हैं ना, तो ओपन वाले इतना कम स्कोर करते हैं सर्कल में, और शुरू के 10 ओवर में जो कम स्कोर होता है उसकी वजह से नीचे वालों पे इतना दबाव होता है कि वो अच्छा चाहकर भी परफॉर्म नहीं कर सकते। और हमारी टीम जो है ना, फिर वो एक टाइम ऐसा आता है फिर हमारी बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करने लगती है, और बॉलर्स ही हमारे ऐसे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान 80 to 90% मैचेस जीतते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि यार किसी बैट्समैन ने आपको मैच जितवाया हो, हमेशा बॉलिंग की परफॉर्मेंस होती है। और हमारे पास माशाल्लाह इस टाइम पूरी दुनिया का बेहतरीन पेस अटैक है। तो इवन के जब हम फाइनल हारे, तो जिस तरह हम हारे, तो 1 ओवर के गैप से हारे, शाहीन आफरीदी की इंजरी भी हो गई थी, सब हो गई थी। सबसे ज्यादा अप्रिशिएट आपको पता है इंडियन मीडिया ने किया है। वो लोग जिन्हें हम लोग हजम नहीं होते और ना हमें वो हजम होते हैं, उन्होंने कोई एक नेगेटिव बात नहीं की, क्योंकि उन्होंने देख लिया इनमें इतना दम था कि इन्होंने 138 के टारगेट को डिफेंड करने के लिए मतलब पूरी जान लगा दी, और ऑलमोस्ट कर भी लिया था। अगर हमारा मेरे ख्याल से शाहीन आफरीदी इंजर्ड नहीं होता और एक 8-10 रन हमारे ज्यादा होते तो ये कप बिल्कुल हमारा था। ये वही चीज जो लोग कह रहे थे 92 मतलब हम लोग भी बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव हमारी कौम बना लेती है कि ये सिमिलरिटीज थी और ये थी वो थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं थी 92 में। मतलब फिर बहुत से लोग ट्वीट शेयर कर रहे हैं कि यार वो कैप्टन बन गया 20 साल के बाद, हम नहीं चाहते कि ये कैप्टन बने वो बने। बहरहाल ये सारी चीजें हैं, लेकिन क्रिकेट मैचेस हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे हुए। और मुझे एक चीज जो मेन इस बार वर्ल्ड कप के अंदर नजर आई, तो देखिए आईसीसी की सबसे बड़ी गलती है कि आप ऐसे वेन्यू पे मैचेस कराएं कि जहाँ पे बारिश की कोई पेशिंगोई ना हो, चांसेस ना हो ना, क्योंकि बारिश की वजह से काफी सारे मैचेस डिस्टर्ब हुए। अभी ऑस्ट्रेलिया बेचारा जो होस्ट था, वो खुद जो बाहर हुआ वो बारिश की वजह से हुआ, क्योंकि उनके 2 मैचेस में तो बारिश हो गई थी, और बारिश होने की वजह से उनको 1-1 पॉइंट मिला। वरना अगर वो मैच जीत जाते तो शायद इंग्लैंड बाहर हो जाता या न्यूजीलैंड हो जाता, फिर चीजें डिफरेंट होती। लेकिन जो है क्या नाम है, अभी इनको सबसे बड़ा मसला इनका यही है कि वहाँ पे जो पिचेस थी, तो वो आप दोनों को जो है ना वो मतलब बिहेव किस तरह करती हैं आपको पता नहीं चलता। तो बारिश की वजह से पूरा मैच आपके खराब होने के चांसेस होते हैं। डीएल मेथड के ऊपर बात आ जाती है। प्लस जो है क्या नाम है, अंपायरिंग इस बार बड़ी खराब थी। जो शुरू में इंडिया पाकिस्तान वाला आपने मैच देखा था, उसके अंदर अंपायरिंग के जो मसले मसाइल थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। और पाकिस्तान के जो मतलब बॉलर नवाज, उन्होंने बॉलिंग कराई तो फिर नो बॉल दे दी आगे से उन्होंने, जो नो बॉल बनती नहीं थी, वरना तो हम इंडिया वाला मैच भी जीत गए थे। तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। आईसीसी को इनके ऊपर चीज़ों को सोचना चाहिए कि मेरिट बेस पे ये सारी चीज़ें ना आगे करनी चाहिए, वरना तो क्रिकेट ख़राब होती जाएगी हमारी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये मैचेस जब स्टार्ट हुए हैं तो स्पोर्ट्स एनालिस्ट जो है ये क्रिकेट की जो ये प्लेयर्स जो थे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव कमेंट्स पास कर रहे थे, ऐसे ही था ना जी इस टीम पे, तो इसके बारे में क्या आप नेगेटिव मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज और जितने भी अलग अलग प्लेयर्स बैठे होंगे फॉर्मर हमारे क्रिकेटर्स, उनकी आप बात करनी है। देखें वो तो इस वजह से करेंगे क्योंकि उनके साथ असल में हुई है ज्यादती। अब ज्यादती जिसके साथ हुई होती है ना, वो बहुत ज्यादा भरा बैठा होता है, और वो फिर कोशिश करता है कि टीम के अंदर जो जो वीकनेस है और उन चीज़ों को पॉइंट आउट करके लोगों के सामने रखे। तो असल में वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं अभी 2 दिन पहले मोहम्मद आमिर का जो है ना एक वो देख रहा था, उनका कोई क्लिप चल रहा था, उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा बाबर आजम, विराट कोहली और ये सारे लोग दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन क्यों हैं, और तो उसमें बात में बड़ी लॉजिक थी। तो वो इस वजह से जब आपको पता है कि यार अगर आपकी टीम लेट सपोज 50 मैचेस खेल रही है और 50 मैचेस के अंदर आपने ही ओपन जाना है, आपने ही 1 डाउन जाना है, आपने ही 2 डाउन जाना है, और आपने ही ज्यादा से ज्यादा बॉल्स फेस करनी है, तो ऑफ कोर्स रन्स आपके ही ज्यादा होंगे। तो ये चीज
उन्होंने कही, और उन्होंने कहा भाई जॉस बटलर है और एलेक्स हेल्स हैं, वो इनसे ज़्यादा अच्छे बड़े बैट्समैन हैं T20 के, लेकिन वो रैंकिंग में क्यों नहीं आते? वो इस वजह से नहीं आते रैंकिंग में क्योंकि उन्हें मैचेस कम मिलते हैं। इंग्लैंड की टीम क्या है, अगर एक सीरीज़ किसी को खिला दी, अगली एक दो सीरीज़ में बिठा देते हैं, वो अपने लड़कों को चांस देते हैं। ये लोग नहीं देते, ये एक ही को खिलाए जाते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि उन्होंने अच्छी बात की, और जो क्रिटिसाइज भी कर रहे थे तो वो गलत नहीं कर रहे थे, वो बहुत पॉइंट करने वाली बात थी। तो जो है, और वहाब रियाज थे, उन्होंने कोई ऐसे नेगेटिव कमेंट्स पास नहीं किए, उन्होंने भी बहुत डिसेंट बात की। मोहम्मद हफीज़ को देखें ना, इस बार माशाल्लाह जो उनका कैलिबर था, उन्हें एम्बेसडर बनाकर ऑस्ट्रेलिया बुलाया गया, और वहाँ पर ये बहुत बड़े ऑनर की बात है कि पाकिस्तान का एम्बेसडर। तो बस ये कि सबकी एक्सपेक्टेशन होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और उनके चेयरमैन साहब से। अब जैसे मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज बैठे हुए बेचारे, ये भी डिजर्विंग थे, हमारे ये भी, इन्होंने भी एक टाइम अपनी कंट्री को इतना सर्व किया है, लेकिन जो चेयरमैन साहब और कमेटी जो है, मेरे ख्याल से उनसे पर्सनल हो गए, और वो आगे किसी चीज़ को इनके साथ कंटिन्यू नहीं कर सके। और मुझे तो लगता है इन लोगों का मज़ीद कमबैक हो नहीं सकेगा। ज़ाहिर बात है, हमारे पास जब नए नए इतने अच्छे लड़के आ रहे हैं, तो अब तो पुराने प्लेयर्स को नहीं वो बुलाएंगे वापस। जी। अच्छा, मुझे ये एक चीज़ बताइएगा शोएब मलिक के बारे में, क्योंकि शोएब मलिक साहब जो हैं वो अब हमारे, क्योंकि हमारी भाभी जो है वो पड़ोसी मुल्क से है, तो अच्छा मुझे फील कुछ देख के ऐसा आता है, इंडिया इंडिया वाला फील आता है। अब वो जब वापस आ रहे होते हैं, या कोई हमारे शोज़ में भी स्पोर्ट्स का जिस तरह से हमारे शोज़ होते हैं, जैसे ही कोई क्रिकेट मैच होता है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि इंडिया इंडिया फील होता है ना। तो अब उनकी एंट्री वापस जब कोई ऐसी चीज़ होती है, तो वो एक अजीब सी फीलिंग्स क्या हमारी आवाम के अंदर नहीं आती है? वो होती है। सबसे पहले तो बेचारे आजकल इन दोनों का जो चल रहा था ना, शोएब मलिक और सानिया का जो डिवोर्स की भी बात चल रही थी, वो तो गलत है। उन्होंने खुद जाके ट्वीट किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरा ये कि सिर्फ ये मैचेस की वजह से बेचारी सानिया मिर्जा को कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है, इंडिया के एयरपोर्ट पे इन्हें 5-5 घंटे 6-6 घंटे, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बिठा के रखा, क्योंकि उनको भी ये फील आया कि यार ये पाकिस्तान की सपोर्टर है। हाँ। सही है। अब वो उन पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करती, हस्बैंड को तो सपोर्ट करती हैं बिल्कुल। अब टीम को उनसे भी पूछा था इंडियन एंकर्स ने, तो उन्होंने ये कहा था मैं तो ऑफ कोर्स इंडियन टीम को ही सपोर्ट करती हूँ। हाँ, जब हस्बैंड मेरे बैटिंग कर रहे होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि ये अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा, तो एज अ वाइफ उन्होंने अच्छी बात कही थी, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी चीजें। अच्छा, ये चीजें फेस करनी पड़ती है, मतलब दोनों को फेस करनी पड़ती है। वो भी हसन अली की जो वाइफ है वो तो खैर इतनी फेमस नहीं है, लेकिन उन्हें भी ये, उनके साथ भी ये चीज हुई कि एयरपोर्ट पे बिठा लिया गया और तंग किया गया। और वहां से कोई यहाँ पे आते हैं लोग, तो उन्हें हम कभी भी हमारी, अब लोगों में ये अच्छी बात है कि हमारे एयरपोर्ट वाले और सब बड़े कोऑपरेटिव हैं, चीज़ों को समझते हैं, लेकिन वहाँ पे इंडिया में चीज़ें बहुत ख़राब है, वहाँ पे तंग किया जाता है ना, वो अपने ही लोगों को तंग करते हैं। हम एक हमारे जानने वाले हैं, वो पिछले दिनों आए हुए थे इंडिया से, तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तान एयरपोर्ट आए तो उन्होंने हमें आधे घंटे के अंदर फारिग कर दिया। जब हम वापसी गए इंडिया, उन्होंने हमें 7 घंटे बिठा के रखा। उनको जहन में आ रहा था कि यार ये कोई एजेंट तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। तो पाकिस्तानियों के पास इतना टाइम ही नहीं, काम कुछ ज्यादा ही है पाकिस्तानियों के पास। अच्छा, नहीं, दिल एक ऐसा है ना, मतलब अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी एक बड़े नरम दिल के लोग हैं, उनके अंदर एक वो चीज पाई जाती है। होंगे कुछ लोग बड़े सख्त भी होंगे, पर मोहब्बत करने वाले लोग तो है ना पाकिस्तानी। हमारी तो हमारे लोगों जैसी मोहब्बत तो आप दुनिया में कहीं भी जाएं तो आपको अंदाजा होता है कि पाकिस्तानी जैसी कौम कहीं नहीं है। तो खासतौर पे हमारी माशाल्लाह जो आर्मी है ना, तो पिछले दिनों लोग हमारी आर्मी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। अपनी आर्मी के ऊपर बात करूंगा कि हमारी आर्मी ही वो है जिसकी वजह से हमारे लोग जो है ना सुकून की नींद मुल्क में सोते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि हम अपनी आर्मी को ना बिल्कुल ऊपर रखें, बिल्कुल क्योंकि वो इनका है ऊपर, बिल्कुल है हमारे दिलों में सबसे ऊपर है वो। और जो लोगों का क्या है, लोग जो सोचना चाहे वो सोच लेते हैं, लेकिन हम तो खैर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमें उनके लिए बहुत ज़्यादा जितनी दुआएं करें वो कम है। पर मैं एक चीज़ कहूँगी कि जो लोग सोचते हैं, मैं तो उसको पाकिस्तानी नहीं समझती हूँ। जो अपनी ज़ुबान से अगर गलत अल्फाज अदा करते हैं तो मैं उनको पाकिस्तानी नहीं समझती। जो पाकिस्तानी होगा वो पाक आर्मी से मोहब्बत करेगा जिस तरह से हम मोहब्बत करते हैं, और इंशाल्लाह यही रिस्पेक्ट और यही मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह। आपकी जाने बातें थोड़ा सा ना क्रिकेट से हट के हम आगे भी जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के दिल भी दुखे हुए होंगे, कुछ लोग दुखी भी हुए होंगे। थोड़ा सा इस तरफ आते हैं। ये मुझे बताएं कि अगर कोई अच्छा बिजनेस इस दौर में स्टार्ट करना हो और कम पैसों से स्टार्ट करना हो, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि किस तरह का बिजनेस होना चाहिए जिससे आप थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट के साथ काम कर सकते हो? और इस टाइम महंगाई के दौर में, जिस टाइम बहुत महंगाई हालात इस तरह के, इस टाइम पे कराची वालों के लिए अगर बताना चाहें तो, क्योंकि कराची तो एक वो जगह है ना कि जहाँ आप छोटी छोटी चीजें करके भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। देखिए कराची तो 2.5 करोड़ आवाम का शहर है, और वैसे हमारा खुद आपको पता है रियल एस्टेट का, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। तो रियल एस्टेट तो एक ऐसा बिजनेस है कि आप उस पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। मतलब आपने ब्रोकरी करनी है ना उसके अंदर। आप किसी को अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करके देते हैं या किसी की कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं, तो आपको दोनों पार्टियों से कमीशन लेना होता है। जी, तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपकी पीआर होनी जरूरी है, या आपके पास अच्छी लोकेशन हो जहाँ पे वॉक इन कस्टमर आपको मिले, और आपको थोड़ा सा उसका टाइम लगता है 6-8 महीने, तो आपके पैसे आना शुरू हो जाता है। तो बिजनेस का आप आइडिया मांग रही हैं, तो मैं तो आपको ये कहूंगा रियल एस्टेट करें। बिजनेस का आइडिया नहीं, अच्छा ये वो वाला बिजनेस है जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है ना? जी बिल्कुल, पर तजर्बा तो चाहिए होगा। तजर्बा देखें, कोई काम ऐसा नहीं है कि इंसान अगर करना चाहे और नहीं ना कर सके। आपको कोई भी काम करना होता है तो आपको उसको थोड़ा रीड करना होता है चीज़ों को ना, कि इन चीज़ों को हम कैसे आगे चलाएंगे, और बिजनेस अगर चलाना है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नॉलेज होनी चाहिए, सारी चीज़ें तो आप कर सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया में आप नहीं कर सकते। और रियल एस्टेट मेरे हिसाब से बहुत ईजी है, सही है, क्योंकि आपको बस इसके अंदर बैठना है और बैठ के आपको इन्वेंट्री अपने पास जमा करनी है और एड्स चलाने हैं, तो आपको फिर माशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको रोजी देना शुरू कर देते हैं उसमें। अच्छा, और मतलब अगर कोई 2-2 महीने कोई काम ना आए और उसके बाद एक ही काम आए, तो 2 महीने के पैसे निकल जाते। बड़े राज की बातें पूछ रही हूँ आज मैं। बिजनेस आदमी फिर वो करे ना जो आप कम से कम 6-8 महीने का, ये साल का बैकअप आपके पास रखा हुआ हो। अच्छा, रखा। जी, बिजनेस का तो उसूल है। अब ये बिजनेस नहीं, आप कोई भी बिजनेस करें तो आपको एटलीस्ट 1 साल का तो या 1.5 साल का आपको माइंड बनाना चाहिए कि यार 1-1.5 साल तक के यहाँ से कोई इनकम नहीं आएगी, और जब आना शुरू होगी तो जब आप आहिस्ता आहिस्ता आपको ये कि आप इजीली सेट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको वो काम इतना अच्छा लगेगा। इवन मैं मतलब ये रियल एस्टेट का और कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना चाहता था, मुझे मेरे फादर ने बहुत ज्यादा उन्होंने बोला कि नहीं करो करो करो, तो अल्लाह का शुक्र है आज मैं ये काम बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपका क्या इरादा था, क्या काम करने का, मतलब किस तरफ जाने का? मैं थोड़ा सा जब दुबई में था तो मेरा गाड़ियों का शोरूम था, ये तो अभी भी शौक है बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे पता है जहाँ से पैसे आ रहे हैं वो काम ज्यादा अच्छा है। मतलब ये बेस्ट है? ये बेस्ट है, और ये बड़ा अच्छा एक डिसेंट काम है, और ये देखें ये फ्यूचर है, क्योंकि आपको पता है यहाँ माशाल्लाह जितनी आबादी है, और हमारा सारा काम है डीएचए फेज 8 में, वहाँ पे लैंड बहुत ज्यादा है और नई जगह है वहाँ पे। अभी जैसे पूरे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कहीं भी अंडरग्राउंड बिजली नहीं है, वहाँ पर है, सही है, तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, तो उसको हमने फोकस किया हुआ है, और हम सबको यही रिकमेंड करते हैं कि वो फेज 8 वगैरह में वहीं इन्वेस्टमेंट करें, और जिन्होंने की भी है उन्हें फायदा भी होता है, जो चीजें लेते हैं उनकी रेंट आउट भी हो जाती हैं चीजें, रेंटल रिटर्न भी अच्छा है आपका, और बाकी जो है क्या नाम है, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखते हैं तो वो भी अच्छा है, अप्रिसिएशन भी है उधर। पर एक चीज है ना, वहाँ पानी नहीं आता, ये एक बड़ा मसला है। पानी के ऊपर भी एक दफा याद होगा कि हम लोगों ने बात की थी कि पानी देखें, वो तो थोड़ा सा मैं दोबारा अपील यही कर सकता हूँ मुर्तजा वहाब साहब से कि उन्होंने पहले इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की थी, आना शुरू हुआ था, लेकिन अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे ना, अब वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम काफ़ी कम हो गई है डिफरेंस में। वो पहले जो प्रॉब्लम हुआ करती थी वैसी अब आपको प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं मिलेंगी, अब बहुत बेहतर है। अब जो है क्या नाम है, टैंकर माफिया के ऊपर भी काफ़ी दबाव है, उन्हें भी पता है कि यार मतलब इस हद तक के हम, क्योंकि जाहिर बात है जब टीवी पे बैठ के लोग बोलते हैं तो फिर आगे वाले भी सुनते हैं, और उन्हें पता है कि यार चीज़ों को कैसे बेहतर करना है, तो माशाल्लाह हम जो यहाँ पे भी शोज करते हैं तो उन बातों को आगे सुना जाता है और उनके ऊपर काम होता है। बिल्कुल। अच्छा, तो रियल एस्टेट का काम में क्या औरतें भी हैं? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि रियल एस्टेट का काम तो औरतें भी कर रही हैं, बल्कि 1-2 औरतों ने मुझे कांटेक्ट किया था किसी प्रॉपर्टी के हवाले से, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि अच्छा ये वाला काम औरतें भी कर रही हैं, मतलब मेरे लिए तो नया था ना, तो वाकई ऐसा है? औरतें हैं, बहुत कम है। हाँ, एक ऐसी जगह है सुपर हाईवे पे, एक ऐसी सोसाइटी है, मैं उधर उसका नाम नहीं लूंगा जी, वहाँ पे ज्यादातर लेडीज ये काम कर रही है रियल एस्टेट का, लेकिन जो है क्या नाम है, जो प्रोफेशनल, क्योंकि देखिए इसके लिए ये औरतों का इतना ज्यादा काम नहीं है, सही है, आपको मैं मशवरा तो देर तक करें, क्यों, क्योंकि आप माशाल्लाह बोल्ड हैं, आप करना जानती हैं, मुझे ऐसा फील आया कि आप कर सकती हैं ना बिजनेस के,
तो ये मतलब और औरत होना कोई ऐसा वो नहीं है, इसमें आप आराम से कर सकती हैं। और रियल एस्टेट में अभी बहुत कम लेडीज हैं, और जो करती भी हैं तो उनकी बहुत अच्छी पीआर बन जाती है, और उनको थोड़ा सा एक ये होता है कि जाहिर बात है कि बहुत से लोग कंफर्टेबल होते हैं ना, क्योंकि बहुत से हिजाब वाले टाइप लोग होते हैं, तो उनके लिए भी वो प्रेफर करते हैं कि यार मतलब लेडीज हों, बजाय इसके कि अपनी फैमिली को कोई फैमिली सामने नहीं लेके आना चाहता, इस हिसाब से। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमने बड़ा सुना है कि रियल एस्टेट का काम जो है इसके बड़े कोर्सेज होते हैं और उसके बाद रियल एस्टेट का काम करना चाहिए, पर पाकिस्तान में तो ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं देखी। पाकिस्तान से बाहर अगर कोई इस तरह का आप काम करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर आपके कोर्सेज होते हैं ताकि आप तरीके से काम कर सकें। तो पाकिस्तान में तो इस चीज़ का मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आया। आपने देखा है कोई इस तरह के कोर्सेज होते हैं, लोग करते हैं, या ऐसे ही देखिए बस अब तो काम नोटिफिकेशन शुरू? आ गया ना, अभी हाँ, अब वो रिसेंटली आ गया है वो, पापा ने भी प्रोग्राम हाँ यहाँ पे किया था, तो उसमें रीरा का हाँ बताया रीरा था। का। जी, तो अब रीरा जो है वो आप समझ लें इस्लामाबाद में तो ऑलरेडी आ चुका है, अब यहाँ पे भी 1-1.5 महीने के अंदर सबको कोर्सेज करके रजिस्टर होना है, उसके अंदर आपको प्रॉपर क्लासेस लेनी होंगी, ताकि आप जाहिर बात है इसको एक तरह से प्रोफेशनल इदारा है ये, सही है। तो अब चीज़ों को आगे और बेहतर बनाना है, ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसीलिए अब यहाँ पे रीरा इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इंशाल्लाह अनकरीब 1-8 महीने में कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये जो आप बात कर रही हैं तो अब सब रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो इनके पूरे कोर्सेज होंगे और ये चीज़ें हमारे रियल एस्टेट में काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। तो रजिस्टर्ड होने के लिए कोई हैवी अमाउंट चाहिए होगा? नहीं, अमाउंट कुछ भी नहीं चाहिए, आपको पूरी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, लेने के बाद आपको उसका एग्ज़ाम देना होगा, आप एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपको कार्ड मिलेगा। और उसमें अच्छी चीज़ ये कि अभी जैसे कि लेट सपोज जैसे मैं ऑफिस ऑनर हूँ, तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं तो जो है वो कोई भी डील करते हैं किसी के साथ, तो हमारी नॉलेज में नहीं होता। उसमें अच्छी चीज़ ये होगी कि अगर कोई वो डील करा करेंगे तो उन्हें जाहिर बात है हमारी ज़रूरत पड़ा करेगी, हमारे फाइनल सिग्नेचर्स होंगे, हर चीज़ हमारी नॉलेज में हुआ करेगी। तो एक जैसे दुबई में पूरा सिस्टमेटिक चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पे भी आ रही है, वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। चलिए, ये तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और इसके अलावा कराची के अलावा आज मैं सारी बातें इन लोगों इनसे कर लूँगी, स्पोर्ट्स से मैं इनको बिल्कुल यही। एक फिल्म कोई है, क्या नाम आप क्या बताए थे उस फिल्म के बारे में, नाम बताइएगा ज़रा। उस पे बड़ा, जॉयलैंड। हाँ उस पे बड़ा क्या वो कैसी फिल्म है और उसको क्यों नहीं आना चाहिए और क्या वजह है और क्या वजह नहीं है? खैर बहुत अफसोसनाक चीज़ है कि पैमरा ने उसकी परमिशन दे दी, मतलब और सिनेमा में आई थिंक कल रिलीज भी हो गई है। अच्छा, लोगों के बड़े कमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन अवाम शदीद गुस्से में है तो वो कि किस तरह का कोई टॉपिक है अगर हम उसको देखिए वो डिस्कस करें? ट्रांसजेंडर के ऊपर उन्होंने बनाई है, जो कि बहुत गलत चीज़ है, आप गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे ट्रांसजेंडर हैं। पे पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में? देखिए मैंने देखी नहीं है, ना ही मैं देखना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन ये पता है कि पूरी आवाम ने बहुत ज़्यादा इस पर शदीद मजम्मत की है कि ये मूवी रिलीज़ नहीं होनी चाहिए थी। पहले नोटिफिकेशन आया था कि भाई ये रिलीज़ नहीं होगी, लेकिन कल अचानक सिनेमाज में लगा दी गई हो है। सकता है जो उसमें नेगेटिव चीजें उसे कट किया गया पता नहीं, वो तो जिन्होंने देखी है उन्हें ही पता होगा, लेकिन ये आप समझ लें कि खुदा न खास्ता इस तरह की कोई एक मूवी रिलीज हुई है तो ये हमारे जो जो हमारी यूथ है उनके लिए अच्छी नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि जो हमारे फ्यूचर हैं बाद में बच्चे वगैरह जब बड़े होंगे तो वो फिर ये चीज़ें अगर आज आम हो जाएंगी तो बाद में तो फिर खुदा न खास्ता ये मुल्क फिर कहाँ जाएगा। अच्छा, वैसे अगर थोड़ी बहुत स्टोरी कुछ जो आपको उड़ती उड़ती पता चली है या कुछ, तो उसमें क्या एटलीस्ट उसमें अगर थोड़ा बहुत अगर बता सके कि उसमें क्या क्या एक मैसेज दिया गया है फिल्म में? मुझे नहीं पता, और पता भी होता मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि बताने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, बताने वाली जी, चीज नहीं, बताने वाली ओके। चीज़ नहीं है। चलिए, ये तो फिर खैर मैंने तो मूवी देखी भी नहीं, मैं मूवीज वैसे भी बहुत कम देखती हूँ, पर मैं इस मूवी को ज़रूर एक बार देखूंगी ताकि मुझे पता चले कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो रिलीज हो चुकी है और जिसे नहीं होना चाहिए। खैर ट्रांसजेंडर हम उनको ये नहीं है, हम बड़ी रिस्पेक्ट, और वो हम जैसे एक इंसान है ना। जी जी है, बिल्कुल। इंसान है, तो हम लेकिन उनको नेगेटिव वे में तो कुछ भी नहीं कह रहे, पर अगर कोई चीज नेगेटिव बनाई गई है हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम किसी जेंडर को नहीं कर हाँ रहे। उनको हाँ, टारगेट नहीं किया जा रहा है, टारगेट लेकिन नहीं किया आप चीज़ों को जो है ना, जिन्होंने स्टोरी देखें आपको पता है उनके जो डायरेक्टर हैं वो कोई एक इंडियन है, एक इंडियन और एक कोई पाकिस्तानी, दोनों ने मिलके मूवी बनाई है। अच्छा, कॉन्सेप्ट यहाँ वालों का नहीं है, कॉन्सेप्ट इंडिया वालों का है। इंडिया वाला। अब इंडिया वाले यहाँ पे ये चीज़ें एंटर करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से ये मूवी यहाँ पे रिलीज हुई है, और सोचें किस लेवल तक की उनकी पावर होगी जो रिलीज हो गई यहाँ पे। तो खैर मुझे लगता है 1-2 दिन में दोबारा बैन हो जाए, क्योंकि कल जब लगी है मूवी उसके बाद लोग बड़े गुस्से में हैं इस चीज़ को लेकर, और जो मैं भी अपील करूंगा गवर्नमेंट से कि ये इसको इमीडिएटली बैन करे मूवी को। बिल्कुल। पाकिस्तान में खैर मैं यही समझती हूँ कि जो भी
इन चीज़ों को रोक सकता है। यकीनन जब उन तक ये बात जाएगी तो ज़रूर कोई ना कोई एक्शन होगा, और अगर कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ है जो हमारी आवाम की भी दिल आज़ारी हो और एक गलत मैसेज भी जाए, तो यकीनन उस चीज़ को रोका जाएगा, इतनी तो उम्मीद है मुझे। तो इसी के साथ साथ ये फिल्म की हमने टॉपिक अब क्लोज कर दिया है, क्योंकि ना आप बयान कर सकते और ना मैं अब ज़्यादा पूछ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना नहीं पता, हो सकता है मे बी कि उसका टॉपिक ऐसा है जो हम डिस्कस ही नहीं कर सकते। तो क्योंकि मूवीज़ के बारे में मेरी इतनी कोई रिसर्च नहीं होती, मूवीज़ मैं इतनी देखती नहीं हूँ, मैं अपने शोज़ नहीं देखती, मूवीज़ तो दूर की बात है, वरना लोग अपने आप को तो देख लेते हैं कि आज हम कैसे लग रहे थे। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपने आप को देखूं कि मैं आज कैसी लग रही थी, तो मूवीज़ तो फिर बहुत ज़्यादा दूर की बात है। ये बताएं, ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन से ऐसे असूल हैं जिन पे आप फोकस करते हैं? एक अच्छा, आपके फादर से ये मैसेज जब मैं सवाल करती हूँ तो वो तो फिर अपनी ज़िंदगी का जो एक तजर्बा है, एक वक्त गुजरा, फिर वो वाली सारी चीज़ें करते हैं ना। अभी आपका हमारा जो टाइम है, हम तो अभी गुजर रहे हैं ना, हम तो तजर्बे हासिल कर रहे हैं, कहीं हम गलती भी करते होंगे, कहीं हम नुकसान भी उठाते होंगे, और कहीं हम उस नुकसान से बहुत कुछ सीखते भी होंगे। हेल्थ के हवाले से बात कर लेते हैं। हाँ। जिंदगी गुजारने के लिए सबसे अच्छी चीज़ तो ये कि आपकी अगर सेहत अच्छी है तो आप अच्छी एक क्वालिटी लाइफ गुजार सकते हैं। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, और सेहत आपकी तबाह होने में सबसे ज्यादा बाहर के खानों का, जो लोग वैसे आप भी बाहर के खाने बहुत खाते हैं। मैंने अब बहुत कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, लेकिन वाकई आप बाहर के खाने ज्यादा खाते हैं? नहीं, या कभी 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 खाते हैं। हाँ, पर टाइम की खाने की रूटीन जरा ठीक नहीं होगी शायद। मैंने एक चीज ये नोटिस की, मुझे मेरे फादर ने कहा कि यार पानी ज्यादा पीना चाहिए। हाँ। और जो कि बड़ी प्रैक्टिकल बात है। आप देख लेना कि इंसान जब जो एज बढ़ती जाती है इंसान की, तो बॉडी में असल में पानी कम होता जाता है, इस वजह से बुढ़ापा जल्दी आता है। और फादर ने मुझे यही कहा, उन्होंने कहा भाई पानी आप ज्यादा पियो, कम से कम एक आदमी को एवरेज 4 लीटर पानी दिन में पीना चाहिए। उससे आप ये देखिएगा ना कोई बंदा हार्ट पेशेंट होगा, ना कोई आपको शुगर पेशेंट मिलेगा, ना कोई किडनी पेशेंट मिलेगा, तो स्किन भी फ्रेश होगी। स्किन तो सबसे ज्यादा स्किन के लिए फवायद हैं उसके लिए। तो मैंने ये चीज बड़ी नोटिस की। फिर जब मैंने पानी का इंटेक बढ़ाया तो मुझे अपनी हेल्थ के अंदर बड़ा सबसे पहले तो एक्टिव, क्योंकि जो बॉडी कहीं ना कहीं डिहाइड्रेट भी रहती होगी, तो वो चीज खत्म हो गई, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। तो मैं सबको ये कहूंगा कि पानी ज्यादा पिए, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी मेरे ख्याल से 18-20 ग्लास कहते हैं ना रोज के पीने चाहिए, इतना ही है कि इससे ज्यादा? 15 से 16 ग्लास 15 से 16 हम लोग ज्यादा कर गए हैं बहुत। और डिपेंड करता है कोई अगर ग्लास कितना बड़ा है ये भी डिपेंड और बंदा कितना दुबला है या पतला है, उस हिसाब से भी। अगर कोई बहुत स्लिम है वो कम से कम 3 लीटर तो वो भी पिए। पानी लाजमी पीना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अगर कहीं जॉब करते हैं तो वो वॉशरूम की वजह से ना पानी बहुत कम पीते हैं। यही तो बात है, बहुत से लोग इस चीज से भागते हैं कि भाई टॉयलेट बार बार जाना पड़ेगा, तो इस वजह से ही वो पानी नहीं पीते, असल में अपना नुकसान कर रहे होते हैं। वही वजह है, उनके बाल भी जल्दी सफेद होना शुरू हो जाएंगे, और उनको आप समझ लें आए दिन कोई ना कोई इशू रहेगा किसी ना किसी अपने हेल्थ के हिसाब से। अच्छा, एक टाइम जब मैं छोटी होती थी तो मेरी नानी बताती थी कि उस दौर के ना 40, 45, 50 साल के भी लोग ना अपने आप को जवान कहते थे। सही है, आज अगर कोई 30 से 1-2 साल भी ऊपर जाए ना, उसको सब कहते हैं अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है। कितना दुख होता है ना, एक बार किसी ने कह दिया, मेरा तो दिल जल गया। मैंने कहा एक वो दौर था कि जब 45 साल वाला भी अपने आप को कहता मैं तो अभी जवान हूँ, और ये एक दौर है कि अगर कोई 30 से 1-2 साल भी ऊपर होगा तो फौरन से अभी तो आप मतलब ये सोच है। खैर जो बोलने वाले हैं उनको भी एक टाइम उन एजेस से गुजरना है, तो उन्हें भी बोलना नहीं चाहिए। नहीं, अच्छा, औरतों के लिए तो एक बड़ा प्रॉब्लम है ना, सुना जाता है कि औरतों को एज पे बड़ा ज्यादा होता है और मर्दों से उनकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए। वाकई ऐसा है कि मर्दों से उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, उनकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए, औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए? मर्द तो मैं बताऊं बेचारे सीधे साधे होते हैं, उनको तो किसी चीज में कोई आप कुछ भी पूछ लें जवाब दे देते हैं। उन्हें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता कि चीजों को ना डिफिकल्ट बनाने वाले और छुपाने वाले। और रही बात लेडीज को, देखें एक तो आप उनसे एज ना पूछें, बिल्कुल, और जो है क्या नाम है, मतलब औरतों को हर बात बुरी भी बहुत जल्दी लग जाती है ना। एज, खासतौर पे एज एक ऐसी चीज है। और मेरे जहन में एक बड़ी अच्छी बात आई थी। मैं उस दिन जो है ना बैठे हुए थे हम एक जगह पे, तो 5-6 लेडीज बैठी हुई थी, तो मैंने मतलब मेरी वाइफ भी साथ बैठी थी, तो हम कपल मीटिंग में कहीं गए हुए थे, तो मैंने एक बहुत अच्छी बात की। मैंने कहा लेडीज के लिए एक बहुत अच्छी बात मैं करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा जो लेडीज अपने ऊपर इतना वो फील करती हैं कि हम ऐसे वैसे और बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेती हैं, और वो फिर आती हैं कि यार कि हम अच्छे लग रहे हैं ना, और वो डिपेंड करते हैं कि यार मेकअप करके,
मैंने उन्हें कहा कि यार आप लोग एक कॉन्टेस्ट करें कि जिसमें सुबह सो के उठे ना, सबसे पहले जो सेल्फी लेकर ना वो पोस्ट करें, उसमें देखते हैं कौन ऐसी खातून है जो जीत जाएगी। ये आपने बड़ा दिल जला दिया है। अच्छा, वैसे मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि आप जितनी उम्र अपनी फील करते हो ना, आपकी उतनी उम्र है। आप बिल्कुल जो महसूस करते हो कि आपके अंदर जितनी मतलब एनर्जी है, तो बस आप उस उम्र के हो। वरना मैंने वो लोग भी देखे हैं जो 18-20 साल की लड़कियां भी है, लड़के लड़के भी हैं, पर वो ऐसे लगते हैं जैसे वो 50-50 साल के, वो अंदर से बुझे हुए लोग, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, अपनी दुनिया में मगन। तो वो आप जितना एज को जिस तरह से आप फील कर रहे हो ना कि मैं इस एज को, बस आप उसी एज के हो। आप ये अपनी सोच के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ये आप अगर खुद गिव अप कर देंगे कि भाई अब मेरी तो एज हो गई, आपने एक फिगर बिठा लिया जहन में कि यार मैं तो 50 का हो गया ना, तो आप तो फिर 60 के बहुत मुश्किल, 60 तक बहुत मुश्किल से जाएंगे। और आपने अगर 60 साल की उम्र में भी यही सोचा कि यार कोई बात नहीं, एज इज जस्ट अ नंबर, तो फिर आप 70, 80, 90 फिर तो पर आपकी एक चीज जिंदगी। मैं जाते जाते जरूर कहूंगी अपने देखने वालों को भी, और ये आज मेरे साथ मौजूद है तो इसलिए इतनी सारी हम इस तरह की भी बातें कर लेते हैं, क्योंकि जब इनके फादर और ये आते हैं तो फिर वो शो ऐसा होता है मेरा कि मैं किसी भी टॉपिक पे बात कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो एक रिलेशन मेरा इनसा कोई फैमिली वाला एक रिलेशन बन गया है, तो वो वहां पे मैं कोई सोच समझ के बात नहीं करती हूँ। वरना और जगहों पे बड़ा मैं सोच के बात करती हूँ कि इस टॉपिक पे नहीं करना, इस टॉपिक पे भी नहीं करना, पर जब ये और इनके फादर आते हैं तो फिर मैं सही बातें कर देती हूँ। पर एक चीज है कि मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं, मर्द भी और औरतें भी, बहुत बहुत उनकी एज भी है, पर उसके बाद भी वो बिल्कुल इस चीज को महसूस ही नहीं करते कि भाई हमारी उम्र है तो क्या है, हम गुड लुकिंग है, हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है कि किसी महफिल में जाते हैं तो पता चलता है कोई आया है। और वाकई ऐसी ऐसा है, आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे कि जिनकी एज होगी पर उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती होगी, जिस महफिल में आते होंगे वो महफिल पूरी उनकी हो जाती होगी। बिल्कुल, मैं तो अपनी दादा की मिसाल दे देता हाँ हूँ। माशाल्लाह उनकी एज 83, 84 है, हाँ। तो अभी भी माशाल्लाह मोर देन फिट। माशाल्लाह आप 4 फ्लोर चढ़वा लें, कुछ भी चढ़वा लें, नहीं नहीं, बहुत आपके फिट फादर है। भी नहीं, फादर तो माशाल्लाह वो है फिट नहीं, बिल्कुल। वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा फिट भी है, और उनकी पर्सनालिटी भी इतनी अच्छी है, और वो जब शो पे आते हैं तो फिर वो बंदा जज ही नहीं कर पाता। माशाल्लाह इतना बड़ा बेटा भी है। वो तो फिर बाद में उन्होंने मुझे बताया ना कि उस दिन शो पे जो है मेरा बेटा है वो। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए, थैंक यू वेरी मच जी। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद।